तो बच्चों 2026 का अप्लाइड मैथ्स का पेपर अब तो चलो ओवर हो गया है। 2026 का पेपर बहुत ही अच्छा आया है। देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। 5 मार्क के जो क्वेश्चन थे ना वो तो स्पेशली सिर्फ एक क्वेश्चन 35th को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और काफ़ी मतलब इट वाज पेपर लाइक कि 70 नंबर तो स्कोर किए जा सकते थे जिसने ढंग से प्रिपेयर किया है। हाँ, एक दो चीज़ें सीबीएसई की ऐसी थी मतलब जो वो हर बार करते हैं कि उल्टी सीधी एक दो चीज़ें देते ही हैं। जैसे उन्होंने सिलेबस में स्पेशल इंटीग्रल नहीं बोला है पर स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन डाला गया है। चलो ठीक है, चॉइस थी उसमें तो ठीक है, बच्चे सेफ रहे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ चॉइस थी, बच्चे सेफ रहे तो काम हो गया। मैं जो पूरा पेपर तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस पेपर में मैं एमसीक्यूज तो फटाफट सॉल्यूशन तुम्हारे को दिखा रहा हूँ और उसके बाद जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45-50 मिनट्स के अंदर हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो एंड तक पूरा वीडियो देखना। आर्य वाला जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर 35 था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर कि व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू डू दैट क्वेश्चन। चलो मूव ऑन करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पेपर की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के 2026 के पेपर के सारे एमसीक्यूज के साथ, जिसमें ये 1 2 3 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। 2B ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, 2I यहाँ पर एग्जैक्टली ठीक आंसर नहीं है, तो जिन्होंने 2I लिखा है वो गलत होगा। सेकंड में देखें, अगर हम 4 5 6 ये तो निकल रहा है 0, और इसमें जब तुम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओगे तो फिर तुम्हारा आंसर निकल के आएगा y इक्वल टू ई की पावर cx। इसमें हम log 2x प्लस 1 इंटू हाफ करेंगे क्योंकि 2x प्लस 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, तो अपॉन 2 भी आएगा, उस हिसाब से इसका आंसर 9 निकल के आता है। यहाँ पर तुम अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो ध्यान रखेंगे d2y जब dx2 निकालते हैं तो उसमें सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते समय dt बाई dx भी लगेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर 3/40 होगा, 3/2 नहीं होगा। यहाँ पर 2 पाई r में r की वैल्यू 6 डालकर 6 ये आ रहा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ही, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, इसलिए ये m आएगा। टोटल एरिया हमारा कितना होता है, टोटल एरिया हमारा होता है 1, और टी टेस्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं n-1, तो उस हिसाब से आंसर तुम्हारा 33 होगा। और यहाँ पर देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज ध्यान रखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 800 सिंपल निकल के आएगा फ्लैट रेट से। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 60,000 अपॉन 10,000, तो ये बन के आएगा आंसर। यहाँ भी डायरेक्ट है 7,000, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है 3,2 पर, जो कि 31 निकल के आ रही है। 19th का आंसर ए है और 20th का बी है। ये वैसे कोर्स में नहीं है पर देखकर हमें पता पड़ रहा है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही। तो आते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कि पर्सन इन बोट गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो इसमें जो 3 आवर्स का टाइम है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने का है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, तो अगर मैं बोट की स्पीड x ले लूँ तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमारी हो जाएगी x प्लस 3 और अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी बोट की x माइनस 3। अब ये जो 3 घंटे का टाइम है ये 12 अपॉन x प्लस 3 टाइम इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम इन अपस्ट्रीम, ये मेरा 3 आवर्स है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले मैं 3 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेता हूं, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये सॉल्व करके आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू -1 निकल कर आती है। -1 तो हो नहीं सकती, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन था ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म थी, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स, तो ये ध्यान रखना है कि 2 माइनस वाई का इंटीग्रेशन log 2 माइनस वाई अपॉन -1 होगा, y का कोफिशिएंट -1 लगाना है, और ये आएगा log x प्लस 1। अच्छा, प्लस log c हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं, LHS RHS कहीं भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ log c, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है सॉरी, और ये बन जाएगा मेरे पास log c इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू 2 माइनस वाई। तो मेरा जो आंसर बन के आएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स x प्लस 1 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू c।
वैसे तो मॉड्यूलस है, स्क्वायरिंग करके लिखना चाहिए हमें दोनों साइड पे, पर ये भी एक्सेप्टेबल आंसर होगा। और ये जो नेक्स्ट जो इसका और पार्ट है, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शॉर्ट्स में बना के डाला था क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे ध्यान है a-1 और b1 निकल के आया था। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करते हैं तो x4/4 आता है इज इक्वल्स टू 0 दे रखा था, b4 माइनस a4 को 0 करेंगे तो b4 माइनस a4 के फैक्टर निकलेंगे b माइनस a, b प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि या तो b a के इक्वल है या फिर b माइनस a के इक्वल है। अब मैं सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये आएगा मेरे पास x³ 3 इंटरवल a से b, और ये आंसर है 2/3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सॉल्व करके b³ माइनस a³ 2 आ जाएगा। अभी पहले क्या निकला है हमारे पास कि b इक्वल्स टू a और b इक्वल्स टू माइनस a। अभी b इक्वल टू a तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं b इक्वल्स टू a डालता हूँ a³ माइनस a³ 2 नॉट पॉसिबल। माइनस a डालते हैं तो a की वैल्यू निकल के आएगी -1, और a की वैल्यू -1 डालते ही b आ जाएगा 1। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें दे रखा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन 1 है, मतलब लैम्डा जिसे हम लिखते हैं लैम्डा m कुछ भी लिख सकते हैं, वो 1 है। तुम्हें निकालनी है 1 की प्रोबेबिलिटी। तो पी आर इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फॉर्मूला तुम्हें पता है कि e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है। तो ये आएगा मेरे पास e रेज़ टू पावर -1 इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर आर, तो 1 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन ई, ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। और सेकंड केस में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये b जब लिखते हैं तो b4 1/3, ये भी मैंने एक बार थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स में करवाया था क्वेश्चन कि n हमारा 4 है और p 1/3 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये n, p होता है। तो तुम्हारा मीन जो निकल के आएगा, मीन होता है NP बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 4/3 आ जाएगा, और वेरिएंस होता है NPQ, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3, तो ये निकल के आएगा 8/9। वेरिएंस 8/9 हो गया, लेकिन मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा 2√2/3 वेरिएंस का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो दोनों के आंसर्स इजीली निकाले जा सकते हैं, दोनों ही इजी थे, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। अब ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है भाई 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो 3-3 साल का टोटल करते जाएंगे और उनका मूविंग एवरेज निकाल लेंगे भाई। पहले 3 साल का टोटल, फिर अगले 3 साल का टोटल, और फिर डिवाइडेड बाय 3 करते जाएंगे तो मूविंग एवरेज आ जाएंगे। ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया, क्योंकि ये चीज़ तो ठीक है, सिंपल है, जस्ट तुम्हारे क्रॉस चेक करने के लिए ये मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि भाई एक आदमी ने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है 15% पे, कंपाउंडेड मंथली, इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, ईएमआई निकालनी है। अब ईएमआई के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने ईएमआई के वीडियो में बताया था। हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पावर -n की वैल्यू दे रखी है, तो उस हिसाब से निकालते हैं। तो 5555.55 या 56 ये तुम्हारे ईएमआई निकल कर आती है। सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। अच्छा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी, 2 लाख इंटू 0.0125 2500 आ रहा है, 2500 अपॉन 0.45 करना था बस। तो कैलकुलेशन भी तुम्हारी ज़्यादा थी नहीं वैसे इस बार। अब अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा है। वैसे तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो ज़्यादा इजी था, जिसमें बोला था अप्लाई एडिशन मॉड्यूलो टू पॉजिटिव इंटीजर्स 17 एंड 13 फॉर मॉड्यूलो 30। अब एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, a प्लस बी मॉड m इज a मॉड m प्लस b मॉड m इक्वल टू मॉड m। मतलब मुझे दोनों साइड सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ऐड करके दिखाना था। अब एडिशन मॉड्यूलो मतलब 17 प्लस 13 मॉड 30, तो 30 मॉड 30 क्या आएगा, 0, इजंट इट। 30 मॉड 30 0, 30 को 30 से डिवाइड करोगे 0 का रिमाइंडर आएगा। और सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, 17 मॉड 30 प्लस 13 मॉड 30 होल मॉड 30, तो ये निकल के आएगा 17 मॉड 30 क्या होता है, 17 प्लस 13 मॉड 30 इज
अगेन 13, 17 प्लस 13 मॉड 30 सेम ही निकल के आता है, 30 मॉड 30 यानी कि 0 निकल के आता है। सेम वही सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो में भी यही होगा, 11 माइनस 3 करेंगे तो इसमें भी 0 ही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, तो ये बेटर था कि कर लेना चाहिए था। लेकिन दूसरा अगर किसी ने किया है तो ये भी कोई ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिसमें दे रखा था ए, बी और सी तीनों मिलके एक टैंक को 8 घंटे में फिल करते हैं। 2 घंटे तक ये तीनों चलते रहे हैं और फिर 2 घंटे के बाद हमने बी को बंद कर दिया। अच्छा, 2 घंटे तक अगर ये चलते रहे, 8 घंटे में पूरा टैंक भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 1/4। तो 1/4 टैंक फिल हो चुका था। अब बी क्लोज हो गया और ए और सी ने बचा हुआ पार्ट 9 आवर्स में फिल किया है। मतलब जो 3/4 टैंक है वो ए और बी ने 9 आवर्स में फिल किया है। मतलब ए और सी को टोटल टाइम कितना लगना था टैंक को भरने में? 9 × 4/3 12 आवर्स। इसका मतलब ए और सी दोनों मिलके 12 घंटे में पूरा टैंक भर सकते हैं। अब देखो 1/A प्लस 1/C प्लस 1/B इज इक्वल टू कितना था? ये था 1/8। दे रखा था ना तीनों मिलके 8 घंटे में भरते हैं, जिसमें 1/A प्लस 1/C की जगह 1/12 लिखोगे तो B तुम्हारा निकल के आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12 का रेसिप्रोकल 24 आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं तो 12 सिंपल कर दो, 24 एलसीएम है 3 - 2 24 आवर्स ये तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है। मतलब बी अकेला 24 घंटे में ये टैंक भर सकता था। तो ये हमारा आंसर है अगर तुमने इस तरह से किया तो। अच्छा, ये वाला क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन ये भी मैंने डायरेक्टली कर दिया है। देखो अगर d निकालते हैं तो d -1 आ रहा है, dx, dy और dz ये -1, -2, -3 आ रहे हैं। अब x क्या होता है? x होता है dx अपॉन d विच इज -1 अपॉन -1 1। और इसी तरह y निकालते हो dy अपॉन d तो 2 और z 3 निकल के आता है। तो x, y, z तुम्हारे 1, 2, 3 आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ अब आते हैं ये अलग क्वेश्चन के ऊपर। देखो सीबीएसई के थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है उल्टा सीधा। जो इंटीग्रल्स का जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल्स का जो उनका सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई आपको बाय पार्ट्स करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस में। लेकिन क्वेश्चन देते हैं फिर स्पेशल इंटीग्रल का। तो जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, यह है स्पेशल इंटीग्रल का। मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हारे को यहाँ पर क्वेश्चन स्टेप स्पेशल इंटीग्रल का है। तो भाई समझो ना, अगर आपको स्पेशल इंटीग्रल करवाना है बच्चों से तो आप सिलेबस में लिख दो ना बच्चों को कि भाई आपको स्पेशल इंटीग्रल्स भी करने हैं। पर सिलेबस में लिखेंगे नहीं और क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल का दे देंगे। क्या सोच के करते हैं, मतलब आउट ऑफ माइंड चलता है कभी कभी। तो अब बोला है कि f(x) दे रखा है x4 - 2x²। तो f' क्या आएगा? 4x³ - 4x। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 4x कॉमन ले लेते हैं, x² - 1। तो तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आते हैं 0, 0 रखने पर 0, -1 और 1। अब अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो -1, 0, 1, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तुम वैल्यू रख के देख लो कोई भी f' के अंदर। तो अगर मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सपोज 2 डाल देता हूं तो 2 डालने पे आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालने पर नेगेटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है जहाँ जहाँ dy/dx पॉजिटिव आ रहा है। और बाकी इंटरवल जो है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 है ना, 0 से 1, इसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 में डिक्रीजिंग है और -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। ये इजी क्वेश्चन था, यही अटेम्प्ट करना चाहिए था, काफी इजी क्वेश्चन भी था। और ये 2x + 1 अपॉन 18 - 4x - x² का इंटीग्रेशन अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास है 2x + 1, नीचे मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो x² + 4x - 18 ये बन के आता है मेरे पास dx। 2x + 1 मैंने ले लिया, इधर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो x² + 4x - 18 बचा हुआ है। अब क्योंकि ये स्पेशल इंटीग्रल है, फैक्टर तो बन रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रही, तो मैं इसको स्पेशल इंटीग्रल से ही करूंगा। मैं इसको लिखूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव बनाया जाता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, x² + 4x
इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 4, तो मुझे पहले 2x प्लस 4 बनाना है, तो मैं 1 को लिखूंगा 2x प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18। नाउ इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18। अब ये जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में तो मैं इसको t ले लूंगा क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव बना चुका हूँ, तो जैसे मैं t लूंगा 1 अपॉन टी डी टी आएगा, तो मेरा आंसर निकल के आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आएगा। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो मुझे इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 22, तो 1 अपॉन ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 22 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें लगाओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्म लगा दो, ये हमारी फॉर्म बन के आ जाएगी। खैर ये सेंस नहीं करने का क्योंकि इजी ऑब्वियसली ये था, तो यू शुड हैव डन दिस वन ओनली। तो ये हमारे पास फॉर्म बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म लगा सकते हो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम, ये हमारा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जो मैंने वीडियो डाली थी ना, वैसा ही क्वेश्चन उठ के आया है बिल्कुल एज इट इज, और कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने उसमें वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि भाई हम क्या मानते हैं कि क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है सोप का, जिसमें एडवर्टीजमेंट के बाद सेल्स 140 से 147 हो जाती है। तो ये 147 जो है वो सैंपल का मीन है, वो पॉपुलेशन का मीन है, इंटेंडेड मीन है। तो हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो t की वैल्यू 2.23 आ रही है, जो कि मॉड्यूलस जो कि t अल्फा से बड़ी है। तो t ग्रेटर देन t अल्फा है, मतलब यहाँ पर h0 का रिजेक्शन होगा, मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो हमारा जो कैंपेन है ये इफेक्टिव है, आर कैंपेन इज इफेक्टिव, ये कैंपेन हमारा इफेक्टिव है, ये आंसर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, ये तो बॉन्ड का था, बॉन्ड की मैंने वीडियो डाली रखी है, और सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन था। कूपन रेट हमारी 8.5% के हिसाब से 10,000 का 8.5%, ये हो गया मेरा 850, तो 850 मेरी कूपन पेमेंट है, और यील्ड टू मैच्योरिटी दे रखा था मेरा 8%। तो उस हिसाब से मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालूंगा, तो 10,335 रुपये 50 पैसे ये प्रेजेंट वैल्यू यानी कि परचेज वैल्यू इस बॉन्ड की निकल के आ रही है। ठीक है, मैंने ये वहां पर पहले भी बताया था कि परचेज वैल्यू 10,000 से यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी अगर यील्ड टू मैच्योरिटी कम आ रहा है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी 8% है, इसका मतलब हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू 10,335 रुपये 50 पैसे, ये आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेसिमल जो है वो 4 प्लेस तक ले लिया है। नॉर्मली हम यही करते हैं कि ज़्यादा प्लेसेस दे रखे, कम से कम 4 प्लेस तो लो, तो कम से कम 4 प्लेस लो। अगर तुमने 8 प्लेसेस ली हैं तो फिर तुम्हारा आंसर और एक्यूरेट आएगा, तो थोड़ा सा आंसर का डिफरेंस आ जाएगा। अगर तुमने 8 प्लेसेस यूज किए हैं देन योर आंसर विल बी स्लाइटली डिफरेंट, पर 4 प्लेस तक एक्सेप्टेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 46319 को राउंड ऑफ करके 4632 ले लिया है। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड वैल्यू था। अब ये जो क्वेश्चन है एलपीपी का, ये मैंने पहले से तुम्हारे लिए सॉल्व करके रख दिया। ये इसका शेडेड रीजन निकल के आ रहा है, 5 कॉर्नर आ रहे थे इसके, ओ ए, ये इसके 5 कॉर्नर हैं, ये ओ, ये ए, बी, ये सी और ये डी, 5 कॉर्नर हैं। पांचों के कोऑर्डिनेट्स लिखकर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1000 पे और 500 पे, मतलब x और y तुम्हारा 1000 और 500 ये निकल के आएगा। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग है, तो तुमने थोड़ा भी काम अगर कहीं गलती भी हुई होगी तो जहां तक स्टेप सही है वहां के मार्क्स तो मिलेंगे तुम्हारे को। ठीक है, और ये तो खैर तुम्हारा सबसे बढ़िया लड्डू क्वेश्चन था जिसमें 5 नंबर फ्री के मिले हैं सबको। 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, x की वैल्यू ग्रेटर देन 40/11 आ रहा है, ग्रेटर देन है, ध्यान रखना 40/11, लेस देन किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर तुम्हारे पूरे पूरे तुम्हें मिल रहे हैं, 5 नंबर अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन था और लड्डू क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, है ना। इससे इजी कुछ नहीं था। सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी इस पेपर की वो ये थी कि सब कुछ बहुत आसान था इसके अंदर।
ठीक है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस वाला जो क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों ने यही किया होगा। मैं जब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस करवा रहा था तो मेरा ये मानना था कि भाई कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पे तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 3 नंबर का मैक्स बनना यही चाहिए है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 2-3 नंबर का ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। पर ठीक है, अब इन्होंने दे दिया इस तरह से कि 5 नंबर में दे दिया तो बढ़िया है तुम्हारे लिए कि इतनी छोटी सी चीज़ तुम्हारे पास 5 नंबर में निकल के आ गई। तो P0 तुम्हें 19 दे रखा है, P0 की वैल्यू पुट करके हम X0 निकाल लेते हैं 2, और फिर उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस इंटीग्रेशन माइनस X0 P0 करके सॉल्व कर लेते हैं। 22/3 ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है। तो ये चेक कर लेना, ये आंसर बन के आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब ये अगर तुमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन किया है तो ये थोड़ा सा फिर भी 5 नंबर के हिसाब का क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं था। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ये अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाऊं तो ये आता है मेरे पास 1/y dy इज इक्वल्स टू 2x/x-1 dx। वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं ना, x-y और x सारी x वाली टर्म्स dx के साथ फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर 1/y का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है, 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं x-1 + 1 कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/y dy इज इक्वल्स टू 1 + 1/x-1। ये बन के आ गया। अब ये बन जाता है मेरे पास log ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस log x-1 प्लस c। ये मेरा आंसर बन के आता है। पर ये है जनरल सॉल्यूशन, मुझे चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस y2 दे रखा है 1, y2 1 का मतलब हो गया कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। तो जब x 2 है तो y 1 है, तो फिर y 1 है। तो y की वैल्यू 1 डालें, log 1 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस log 1 अगेन 0 प्लस c। तो c मेरा निकल के आता है -4। तो यहाँ पर c की जगह मैं -4 रख लूँगा। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल ही था, तो एक्सपेक्टेड भी ये था कि इस बार वेरिएबल सेपरेबल पर क्वेश्चन आ सकता है, वो आया भी है, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट है। नाउ विथ रिप्लेसमेंट है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। नाउ देखो 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ एसेस ये हमारे होंगे 0, 1 और 2। 0 एस का मतलब पहला कार्ड एस नहीं है, तो पहला कार्ड एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 48/52 यानी कि 12/13। दूसरा कार्ड भी एस नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 12/13 144/169। एक एस हो और दूसरा एस नहीं हो तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटू 2। तो ये मेरा निकल के आएगा 48 इंटू 2 96/169। और फाइनली दोनों एस सॉरी ये 4/13 नहीं है, 1/13 बेटा। रीजन बीइंग 4/52 है तो 1/13 हो जाएगा। तो ये बन के आता है 24/169। और फिर दोनों एस होने की 1/13 इंटू 1/13 ये आ जाएगा 1/169। तो सम बन आ रहा है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और मीन और वेरिएंस निकालना है तो मीन निकलता है समेशन PIXI। मीन निकालने के लिए PIXI और वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए PIXI स्क्वायर। तो PIXI निकालते हैं 0, 24/169 और 2/169। तो मीन होता है समेशन PIXI, ये निकल के आ रहा है, मीन निकल के आ रहा है 28/169। ये तुम्हारा मीन हो गया। समेशन PIXI इज मीन 26 क्या हो रहा है 26/169। अब 13 से कैंसिल करें तो 2/13 ये तुम्हारा निकल के आ रहा है मीन, ठीक है। अब वेरिएंस निकालने के लिए PIXI स्क्वायर चाहिए तो PIXI इंटू XI 0, 24 इंटू 1 24 और ये आ जाएगा मेरा 4/169। नाउ वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन PIXI स्क्वायर माइनस समेशन PIXI का होल स्क्वायर। तो समेशन PIXI स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है
28/169 माइनस 2/13 का होल स्क्वायर, जो कि 4/169 हो जाएगा। तो 24/169 ये निकल के आएगा मेरे पास वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस और मीन ये दोनों निकल गए। और जो बी पार्ट है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये तो काफ़ी इजी था वैसे। बेटर तो यही था कि सेकंड वाला पार्ट करना चाहिए था। e की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यू कैन लीव योर आंसर इन e रेज फॉर माइनस लेमडा ओनली। क्वेश्चन पे दे रखा है कि भाई 2% स्क्रूज डिफेक्टिव हैं, तो p हो गया हमारा 2% और n 100 स्क्रूज हैं, तो ये हो गया 100, तो लेमडा मेरा निकल के आएगा 2। अब नो डिफेक्टिव स्क्रू मतलब जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी हमारे पास, e रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो e रेज पर -2 आ जाएगा। और 1 डिफेक्टिव स्क्रू की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो e रेज पर माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 e रेज पर -2, ये 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यू विल हैव टू लीव आंसर लाइक दिस ओनली। तो बढ़िया है, बल्कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये करना था। अब जो आज के पेपर का जो शो स्टॉपर था, जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था, वो था ये आर्या वाला क्वेश्चन। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, ठीक नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो पॉसिबली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनको ऐसे बताना चाहिए था कि ये थोड़ा बच्चों के लिए एक्सप्लेनेटरी होता, क्योंकि क्वेश्चन में ये लग रहा है कि मिस्टर आर्या जो हैं वो गोल्ड माइन के लिए 4 लाख रुपए का उन्हें एनुअल रिटर्न चाहिए 10 साल के लिए। अब अमाउंट ही शुड पे फॉर द माइन। अब देखो ये जो है ना, ये हमारे को एक तरह का इंडिकेशन देता है कि हमें इस गोल्ड माइन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई हमें 4 लाख रुपए अगले 10 साल के लिए चाहिए और आज कितना पैसा लगेगा उसके लिए, तो 4 लाख रुपए हमारा आर हो जाता है। उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी द अमाउंट ही शुड पे फॉर द माइन। पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि 1.18 की पावर -10 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि वो 1.18 की पावर -10 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, मतलब तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस, कि भाई 18% एनुअल रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हमारा ये अजम्पशन होगा कि भाई जो हम 18% ले रहे हैं ना, 18% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एनुअल रिटर्न के बराबर है, मतलब 4 लाख के बराबर है। ठीक है, तो x कितना निकल के आएगा, ये आएगा मेरा 4 लाख, मतलब ये कह रहा है कि 18% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब हर साल 4 लाख रुपए रिटर्न मिल के आ जाए, तो 4 लाख इंटू 100/18, ठीक है, 9 और ये 50, तो 50/9 इंटू 4 लाख, तो 50/9 ये आता है मेरा 5.555 इंटू 4 लाख, तो ये एक तरह से मेरा सॉल्व करने पर निकल के आता है इंटू 50/9, तो ये आता है 22 लाख करीब। मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो मेरा x निकल के आता है ₹22,222.22, मतलब ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आती है 22,22,000 और 222.22। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 18%, अज्यूमिंग दैट सिंकिंग फंड इज दिस, तो तुम्हें सिंकिंग फंड की वैल्यू निकालनी है, मतलब इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है 10 साल के अंदर। ठीक है, तो इट इज लाइक कि अब तुम सिंकिंग फंड का फॉर्मूला लगाओगे 1 + i की पावर n-1 अपॉन i। ये क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर सा था, क्योंकि भाई 18% एनुअल रिटर्न दे रखा है, तो 18% एनुअल रिटर्न वैसे तो देखा जाए वो किसके हिसाब से चलता है, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, पर क्योंकि वैल्यू नहीं है मेरे पास 1.18 की पावर -10 की, तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि 18% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एम्बिगस है, मतलब देयर इज सम एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चन, कि भाई ये क्वेश्चन अनक्लियर सा है। तो तुम चाहो तो सारे बच्चे एक काम कर सकते हो कि अपने स्कूल में जाकर टीचर्स को कंप्लेंट कर सकते हो कि वो सीबीएसई में फर्दर कंप्लेंट करें। अगर वो काफ़ी सारे स्कूल सीबीएसई में कंप्लेंट करेंगे ना,
तब जाकर ये चीज हो सकता है कि सीबीएसई को समझ में आए कि कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, हमें इसके मार्क्स बोनस मार्क्स देने चाहिए, वरना तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तुमने अगर इस तरह से नहीं किया तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, तो बेटर है कि सब जने ये करो कि भाई सीबीएसई में जाके कंप्लेंट करो। अब तुम्हारी कंप्लेंट मेरी कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तब होगी जब बहुत सारे स्कूल्स की कंप्लेंट आएगी। तो तुम अपने टीचर्स को बोलो, अपने प्रिंसिपल्स को बोलो कि वो कंप्लेंट करें। अगर वो बात सुनते हैं तुम्हारी और फर्दर कंप्लेंट करते हैं तो पॉसिबली इसके तुम्हारे को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, पॉसिबली। लेकिन ये तुम्हारी कंप्लेंट से नहीं होगा, तुम्हारे को स्कूल के थ्रू कंप्लेंट करवानी होगी। तो मैं वैल्यू रखता हूँ 22,22,222 रुपए 22 पैसे इज इक्वल्स टू आर 1.1 की पावर 10, ये है 2.5937 माइनस 1 अपॉन 0.1। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी, ये मैं एक बार कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ। 22,22,222 है ना, एक 2 रहेगा, 0.22 into 0.1 divided by 1.5937, which comes out as rupees 139,438 roughly, 139,438 roughly। तो 1,39,478 ये हमारा R निकल के आएगा रफली। ठीक है, तो क्योंकि 1.18 की पावर वैल्यू में नहीं दे रखी, तो ये हमें अजम्पशन लेकर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी थी। ये जो केस स्टडी है वो मतलब रेयरली ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट्स में से क्वेश्चन नहीं आए, मैट्रिसेस में से आए। तो मैट्रिसेस में से इस बार बढ़िया हुआ है कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों में से तुम्हारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो मैट्रिक्स में से ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया था कि जिसमें तुम्हारे को फैंस, मैट्स और प्लेट्स इन सब की कॉस्ट दे रखी थी। तो ये पहले बोला प्राइस मैट्रिक्स बनाओ, तो ये तुम्हारा ए हो गया प्राइस मैट्रिक्स। भाई ये फैंस, मैट्स और प्लेट्स की प्राइस हो गई 25 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, और ये इसकी ये हो गया सेल्स मैट्रिक्स बी पार्ट के जो सेल्स हैं। अच्छा, अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बनाया है तो इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से फिर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इन्वर्ट होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज लेना पड़ जाएगा अगर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो प्राइसेस है ना फैंस, मैट्स और प्लेट्स की, जो प्राइसेस हैं वो यहाँ आने चाहिए, तो ये कॉलम में। अगर यहाँ रो है तो यहाँ फैंस, मैट्स और प्लेट्स कॉलम में आने चाहिए, वहाँ कॉलम लिया है तो यहाँ पर ये रो में आने चाहिए। तो अगर तुमने इसको कॉलम लिया है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, सेम आंसर होगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ये दो हो गए। व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल बी? तो स्कूल बी का कलेक्शन पूछा है, तो प्राइसेस इनटू स्कूल बी की सेल्स। अब स्कूल बी की सेल्स कितनी है? 30, 35, 50। तो ये सॉल्व करते हो तो ये मल्टीप्लाई करके 3000 आ रहा है, 3000 रुपये की सेल्स हुई है। 750 प्लस 1750, 2500 और 500, हाँ 3000 रुपये की सेल्स आ रही है। और जो स्कूल ए और सी का है, तो ऐसे ही ए की और सी की भी अलग अलग तुम सेल्स निकाल के दे सकते हो। तो इसमें ए वाले में ए का कॉलम आ जाएगा, सी वाले में सी का कॉलम आ जाएगा, वो भी निकाल के दे सकते हो। वैसे तो जब बी का निकाल रहे हो तो ए एंड सी की कोई सेंस नहीं बनता, तो सिर्फ बी का निकाल के दे दो। हाँ, यहाँ पर अगर तुमने ए और सी की जगह पर जैसे पूरा पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया ना, तो बी का अलग से 3000 रुपये प्राइस निकल के आया, मतलब फंड्स का निकल के आया, वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अगला हमारे पास था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो ये मैंने पूरा का पूरा टैबुलेट करके रख रखा है पहले से। x जो है वो तुम्हारा 2021 पे 0 आ गया है, ऊपर -1 -2 1 3, नीचे ये तुम्हारी समेशन y था, ये x स्क्वायर था। अच्छा, क्वेश्चन बढ़िया था कि तुम्हारे पास जो वैल्यूज आई है ना वो ऐसी हैं, होल नंबर में आई है, तो ज़्यादा मेहनत वाला काम आया नहीं है। a कैसे निकलता था? समेशन y अपॉन n, तो 630 अपॉन 7 90 आ रहा है। बी आ रहा है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर, तो ये 2 निकल के आ रहा है, ये ना। इसके बाद ट्रेंड लाइन की इक्वेशन, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन। तो ये भैया ये ट्रेंड लाइन की इक्वेशन हो गई 90 + 2x। फिर पूछा था फाइंड द एवरेज चेंज इन सेल्स। देखो वैसे इसमें लिखना चाहिए था फाइंड द एवरेज चेंज इन सेल्स पर ईयर। पर ईयर का एवरेज चेंज कितना है? तो पर ईयर का एवरेज चेंज जो आ रहा है सेल्स का, वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 मतलब 2000, तो 2000 जो है वो एवरेज चेंज है। तो बी में तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2000 एवरेज चेंज इन सेल्स। फिर बोला है फाइंड द सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज। ये अच्छा क्वेश्चन था। सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज। तो भाई एक्चुअल सेल है तुम्हारी ये, ट्रेंड वैल्यू है ये।
इन दोनों का डिफरेंस y माइनस वाई टी, ये तुम्हें निकालना था यहाँ पर, और फिर उसका सम निकालना था तुम्हें। तो y माइनस वाई टी, 80 माइनस 84 माइनस 4, 90 माइनस 86 4, 92 माइनस 88 अगेन 4, 83 माइनस 90 माइनस 7, 94 ये हो गया 2, 99 माइनस 94 5, 92 माइनस 96 माइनस 4। तो भाई ये तो कट गए तुम्हारे, और तुम्हारा आंसर 0 निकल के आ रहा है ना। सम ऑफ डिफरेंसेस, तो सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड दिस, ये तुम्हारा 0 निकल के आता है। तो जो भी डिफरेंसेस है उनका सम, ठीक है, तो ये चेक कर लो, 0 निकल के आ रहा है सम। और सम ऑफ डिफरेंसेस का मतलब है जो भी डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल सेल्स और ट्रेंड वैल्यूज, एक्चुअल सेल्स और ट्रेंड वैल्यूज का जो डिफरेंस है उसका सम चाहिए तुम्हें, तो ये 0 आ रहा है। तो थर्ड के ए का आंसर है 0। वैसे सेकंड पार्ट जो था वो ज़्यादा इजी था, तुम्हें वो करना चाहिए था, व्हाट आर एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2025। तो 2025 की सेल्स निकालने के लिए मुझे x को लेना चाहिए था यहाँ पर 4। तो 2020 की ट्रेंड वैल्यू जो निकलती आती वो आती मेरी 2 इंटू कितना था 4, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आती 98। ये रफली मेरी ट्रेंड वैल्यू निकल के आती, तो ऑलमोस्ट ये सेल्स होती, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू इतनी होती, तो उस हिसाब से ये रफली सेल्स होती है तुम्हारी। तो दोनों ही ठीक थे, ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता था दोनों में से, है ना। और जो लास्ट केस स्टडी थी ये सबसे आसान थी, तो ये मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी कि एक्स और वाई राइस और वीट के बैग्स हैं, जिसमें से तुम्हारा मान लेते हैं कि राइस के बैग्स जो हैं वो हैं तुम्हारे एक्स, और वीट के जो बैग्स हैं ये हैं वाई, है ना। इतने इतने बैग्स हमने सेल किए, और प्रॉफिट है हमारा 90 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ का। तो ऑब्जेक्टिव होगा राइस पे कितना आ रहा है 100 रुपये का, तो 100x प्लस 90y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। और बाकी कंस्ट्रेंट की बात करें तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपये है। तो एक वीट का बैग है 1800 का, तो एक्स बैग्स हो गए 1800 एक्स के, वीट, हाँ राइस का सॉरी, और राइस का 1800 है, वीट का 1200 है। ये टोटल कॉस्ट 15,000 से कम होनी चाहिए, है ना। तो पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 600 से डिवाइड करते हैं तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, ये मेरा निकल के आता है 25। ये बन जाता है मेरा पहला कंस्ट्रेंट। और दूसरा कंस्ट्रेंट था कि 10 बैग्स की कैपेसिटी है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, ये मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट है। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। तो ज़्यादा मुश्किल था नहीं ये। अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो x प्लस वाई ये 10 पे आता है, 10 ये 10, और बाकी इसको यहाँ पर देखूं मैं x प्ले 25/3 12.5 ये बनेगा। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन रीजन आ रहा था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वही तुम्हारा आंसर है। बता दूं क्या कितना है, 2x प्लस 2y 20 सॉल्व करके x 5 आ रहा है, y 5 आ रहा है, x 5 y 5 आ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। आप अपने मार्क्स एक बार कैलकुलेट कर लो। और अगर सीबीएसई देखो 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी यहाँ पर, एक तो वो साइन इनवर्स वाला 19th क्वेश्चन था। वैसे तो चलो ठीक है, वो अगर नहीं भी पता हो तुम्हारे को रूल तो तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आर्या वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा था। बट स्टिल मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता था उसका आंसर का वो ये होना चाहिए था। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि 1.18 की पावर -10 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना जरूर।